हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने वाले हैं बच्चों हमारे 8th क्लास के यानी कक्षा 8वीं के पार्ट 2 सूक्ष्मजीव, मित्र एवं शत्रु के बारे में। यानी हम बात करने वाले हैं सूक्ष्म जीवों के बारे में। क्या आप जानते हैं हमारे आसपास में बच्चों कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो होते हैं पर हमें दिखते नहीं, और ऐसे जीवों को जिनको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। नंगी आंखों मतलब बिना किसी यंत्र के। तो उन जीवों को हम कहते हैं सूक्ष्म जीव, क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। सूक्ष्म का मतलब क्या होता है? बहुत छोटे। तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। क्या ये सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं? क्या ये हमारे लिए फायदेमंद होते हैं? आखिर सूक्ष्म जीवों के कितने प्रकार होते हैं? इनसे हम कौन कौन से फायदे ले सकते हैं? क्या ये बीमारी के पीछे वजह बनते हैं? और ये अगर बीमारी के पीछे वजह बनते तो कितनी खतरनाक बीमारियां हो सकती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम आज के इस पाठ में जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं हमारे इस पाठ को। ध्यान से बेटा वीडियो को लास्ट तक देखना है आपको। जो भी बातें समझ में आएंगी उन्हें आप नोट करते जाएंगे। कॉपी लेकर बैठिए जिससे कि आपको सारी चीजें अच्छी तरीके से हमेशा के लिए याद हो जाए। पेपर में हमें कुछ भी रटना ना पड़े, सिर्फ बातें ध्यान में अच्छा वहां पर ये पढ़ा था फटाफट लिखना शुरू कर दें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर हमें इस पाठ में और क्या क्या पढ़ना है। तो पाठ का टाइटल है बेटा सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। तो कहता है क्या कि आपने अपने आसपास में बहुत सारे पेड़ पौधों को देखा होगा और बहुत सारे जीव जंतुओं को भी देखा होगा। इतने बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं कि हमारी नंगी आंखों से हमें दिख जाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं चींटी की या बात करूं बेटा मैं मच्छर की, तो क्या आप उन्हें देख सकते हैं? मैं भी देख सकता हूं, आप भी देख सकते हैं। अब वो हमें दिखते क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं साइज में इतने बड़े होते हैं कि हम उन्हें पहचान सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। पर जरूरी तो नहीं होता कि हर बार हमारे आसपास की चीजें हमें दिखें। तो ऐसे जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। तो कहते हैं क्या कुछ ऐसे जीव हमारे आसपास में पाए जाते हैं। देखो लिखा हुआ है ना, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें हम बिना यंत्र की सहायता से केवल आंखों से ही नहीं देख सकते। केवल वर्ड से क्या समझ में आया कि भैया देखने के लिए आंखें तो चाहिए, लेकिन केवल आंखों से नहीं देखेगा। उसके लिए हमें किसी यंत्र की सहायता लेनी पड़ेगी, यानी किसी यंत्र की मदद लेनी पड़ेगी। इन्हें हम क्या कहते हैं? तो कहता है इन्हें हम कहते हैं सूक्ष्म जीव। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा कि वर्षा ऋतु में नम ब्रेड या रोटी पर जब वो सड़ने लगती है तथा इसकी सफेद या काले धब्बों से एक सतह ढक जाती है, वो ढकी हुई जो सतह होती है, जैसे आपने ब्रेड पर, रोटियों पर या फिर पड़े हुए चावलों पर ऐसे कुछ फफूंद जैसे लगते हुए देखे होंगे। देखा है क्या? नहीं देखा है तो आज ही आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप थोड़ा सा एक ब्रेड लीजिए। ब्रेड का मतलब जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट में जाना है, आप अपने घर में पड़ी हुई रोटी भी ले सकते हैं। उसको एक बर्तन में लीजिए, उस रोटी को थोड़ा सा गीला कर दीजिए, यानी एक बार या तो आप उसे पानी में डुबो के निकाल लीजिए या फिर उसके ऊपर पानी छिड़क दीजिए। छिड़कने के बाद आप उसे 2-3 दिन के लिए किसी ऐसी जगह में रख दीजिए बेटा जहां पर कोई आता जाता ना हो। इसलिए क्योंकि अगर वो आता जाता देखेगा तो फेंक देगा, उसको लगेगा कि ये रोटी तो खराब हो गई तो फेंक देगा। पर आपको तो करना है एक्सपेरिमेंट, तो उसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर कोई आता जाता ना हो, और 3-4 दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपको वहां पर छोटे छोटे से फफूंद दिखाई देंगे। अब आप कहोगे कि सर वो हमें दिख तो रहे हैं, वो हमें दिख रहे हैं, लेकिन वो हमें कब दिखने लग गए? जब वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हो गए, बहुत ज्यादा मात्रा में हो गए। थे तो वो पहले भी वहां पर, लेकिन क्या उतनी ज्यादा मात्रा में थे? नहीं। और इसी वजह से नॉर्मल रोटियों पर आपको फफूंद तो दिखती ही नहीं है। जब वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं, यानी अपनी वृद्धि विकास करके अपना परिवार बसा लेते हैं, यानी कि फैमिली बना लेते हैं, तब हमें दिखाई देता है। तो वही कह रहा है कि हम आज बात करने वाले हैं हमारे इस पाठ में सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो कहता है कि चलो क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप करने से फायदा क्या होता है? हमें जो चीजें सीखनी होती है ना, वो देखकर, समझकर या फिर करके सीख जाते हैं। तो अभी क्या कह रहा है कि आप जाइए बगीचे में, मैदान में जाइए, बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए और इसमें जल डालिए, यानी पानी डालना है। यानी कि मिट्टी लेना है और उसमें पानी डाल देना थोड़ा सा। अब मिट्टी के कण बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका परीक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं? आखिर सूक्ष्म जीव के उस जल, यानी वो जो गंदा पानी होता है या फिर वो जो धुंधला सा पानी आपको दिखाई देता है, वो सूक्ष्मदर्शी पर कैसा दिखाई देता है? क्या उस पर आपको किसी प्रकार के जीव दिखाई देते हैं? अगर ये आप एक्टिविटी करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपको कमेंट के साथ रिस्पॉन्स करके ये एक्टिविटी जरूर कराऊंगा। कमेंट सेक्शन अगर ऑफ है बेटा तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो।
उसके बाद कह रहा है क्या कि क्रियाकलाप 2.2 कीजिए, एक तालाब या पोखर में जाइए और उसकी कुछ बूंदे लीजिए जल की और उसको स्लाइड पर डालकर देखिए। आप क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, कुछ ऐसे सूक्ष्मजीव आपको जरूर दिखाई देंगे, छोटे छोटे से अन्य सूक्ष्मजीव होंगे जिनको देखने के बाद शायद हो सकता है कि आप तालाब में नहाना बंद कर दें, शायद हो सकता है कि कुएं का पानी पीना बंद कर दें, लेकिन बेटा वो सूक्ष्मजीव हर जगह होते हैं, इवन आपके खाल में भी होते हैं, यानी चेहरे पर। अगर आप अपने चेहरे पर एक सफेद टेप लगाकर उसे उतारें और उतारने के बाद बेटा आप उसको सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे ना, तो उसमें भी आपको छोटे छोटे से जीव दिखाई देंगे, चलते फिरते, हिलते डुलते। अब सवाल उठता है कि ऐसा कौन सा जगह है जहां पर सूक्ष्मजीव नहीं पाए जा सकते? ऐसी कोई जगह है ही नहीं। अंतरिक्ष में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, और जो तालाब होते हैं बेटा, या फिर कुएं होते हैं, या फिर तेल की खानें होती हैं। इतना ही नहीं बेटा, ज्वालामुखी में भी सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्मजीव हर जगह है। हमसे पहले सूक्ष्मजीव ही आए थे धरती पर वो बेचारे अपनी तरक्की कर नहीं पाए और हमने तरक्की कर ली, जिसकी वजह से हम आज ऐसे हैं। सूक्ष्मजीव तो इतने हैं कि हमें दिखते भी नहीं है। तो वही कह रहा है क्या कि सूक्ष्मजीव ऐसे जीव होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। सूक्ष्मजीव को 4 मुख्य वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है बेटा जीवाणु, दूसरा कवक, तीसरा प्रोटोजोआ और कुछ शैवाल। क्या बोला मैंने? इसको 4 वर्गों में बांटा गया। ध्यान से आप सारी बातों को सुनेंगे और लिखते भी जाएंगे। तो इसको कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है, जिसको हम कहते हैं जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु, शैवाल, प्रोटोजोआ एवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से लेकर 2.4 तक दर्शाए गए हैं। उस चित्र को बाद में देखेंगे, और जब आप चित्र देखोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा क्या पेंटिंग कर रखी है, ऐसे भी जीव होते हैं क्या? सच में वैसे जीव होते हैं। अभी तो आपको देखो कितना अच्छा लगता है, कुत्ता है, उसकी नाक है, कान है, मुंह है, पूंछ है, उसका मतलब सारी चीजें आपको दिखती हैं। आपको कुत्ते के रूप में कुत्ता ना नजर आ जाता है, हाँ ये कुत्ता है। लेकिन सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं ना बच्चों, जैसे छोटे बच्चे पेंटिंग बनाते हैं ना, वैसे सूक्ष्मजीव होते हैं। उनके कोई हाथ पैर ढंग के नहीं होते हैं, तो इसीलिए उन चित्रों को भी देखेंगे। उसके बाद ये 4 प्रकार के सूक्ष्मजीव थे, जिसमें हमने पढ़ा बेटा जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। क्या बोला मैंने? जीवाणु, पीछे पीछे बोलेंगे, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। ठीक है, ये 4 तो मेन हो गए। उसके बाद इनको जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल, इनको तो हमने बोला कि ये सूक्ष्मजीव होते हैं। एक और प्रकार का सूक्ष्मजीव भी होता है, परंतु ये सूक्ष्मजीव अन्य सूक्ष्मजीवों से अलग होता है। ऊपर के जो सूक्ष्मजीव थे बेटा, वो जीवित सूक्ष्मजीव कहलाते हैं। वो अपना वृद्धि विकास किसी भी शरीर के बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन एक अन्य प्रकार का सूक्ष्मजीव होता है जिसे हम कहते हैं विषाणु, इंग्लिश में कहते हैं वायरस। ये सूक्ष्मजीव होते हैं, परंतु अन्य सूक्ष्मजीवों से भिन्न होते हैं। वो केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं, यानी जब तक इनको कोई ऐसा जीव जंतु या पौधा ना मिले जिससे वो अपना पोषण ले सके, तब तक ये मरे पड़े रहते हैं। यानी अभी आपने देखा होगा कि कोरोना ने कितनी तबाही मचाई। 2019 से लेकर 2000 लगभग 23 तक ही समझ लो, पढ़ाई तो हो ही नहीं पाई हमारी। तो कहीं ना कहीं इस कोरोना की वजह से हम बहुत सारे लोग जो है मारे गए, बहुत सारी त्रासदाएं हुई। लेकिन सवाल उठता है कि कोरोना में था क्या? वायरस ही तो था, लेकिन वो वायरस बाहर पड़ा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर वो वायरस किसी स्टील के रॉड पर है, अगर वो वायरस आपके शरीर पर लग गया तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए, वायरस का शरीर के अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर वायरस आपके शरीर के अंदर चला गया तो कहीं ना कहीं आपके कोशिकाओं के साथ वो गुणन करना शुरू कर देता है, यानी कोशिकाओं से अपनी ऊर्जा ले लेता है और ऊर्जा लेने के बाद अपने बच्चे पैदा करता है, बहुत सारे बच्चे पैदा करता है, और जिसकी वजह से आपके शरीर को बीमार कर देता है। तो वही कह रहा है क्या कि जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में गुणन करते हैं। विषाणु चित्र 2.5 में दिखाए गए, यानी कि जो ऊपर के चित्र थे वो 2.1 से लेकर 4 तक है, ये 2.5 में दिखाया गया है। कुछ सामान्य रोग जैसे जुकाम, इन्फ्लुएंजा यानी फ्लू और खांसी, अधिकतर ये विषाणु से होते हैं, यानी कि वायरस से। अगर आपको बेटा जुकाम हो रहा है तो आप समझ लीजिए आपके शरीर में क्या घुस गया है? आपके शरीर में वायरस घुस गया है। इन्फ्लुएंजा हो गया, यानी जिसे आप फ्लू कहते हैं, बुखार लगना, जुकाम खांसी होना, दोनों सब मिला के, या फिर खांसी हो जाना, ये सब विषाणु की वजह से होता है। अभी कोरोना का भी नाम आप डाल सकते हैं इसमें, कोरोना भी विषाणु की वजह से ही हुआ था। कुछ विशेष रोग जैसे कि पोलियो, खसरा, ये भी विषाणु से ही होते हैं, यानी कि ये विशेष प्रकार की बीमारियां विषाणु से ही होती हैं। तो विषाणु के हमारे आसपास में फायदे नहीं है, विषाणु भैया परेशानी का जड़ है।
हमेशा ये बीमारी ही देता है, या तो आपको बीमार करेगा या आपके पेट्स को बीमार करेगा, यानी कि आपके पालतू जानवरों को बीमार करेगा, या फिर बेटा ये पेड़ पौधों को भी बीमार कर देता है। तो इसका कोई फायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है। उसके बाद कह रहे हैं क्या कि कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं, ये विषाणु थे, ये जीवाणु की बात करें, जीवाणु मतलब जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हैं, विषाणु मतलब जिसे आप वायरस बोलते हैं, जीवाणु मतलब जिसे आप बैक्टीरिया बोलते हैं। तो कहते हैं क्या, अतिसार, मलेरिया, प्रोटोजोआ, ये सब, या कह सकते हो, ये देखो लिख रहा है अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। अब प्रोटोजोआ क्या होते हैं, ये भी जीवाणु होते हैं। तो कहीं ना कहीं यहां पर बीमारी हो रही है। ये जीवाणु किस प्रकार के होते हैं बेटा, ये जीवाणु होते हैं, मतलब जीवाणु नहीं कह सकते, इन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। और ये सूक्ष्मजीव किसके क्लासिफिकेशन में आते हैं बेटा, प्रोटोजोआ में। यानी प्रोटोजोआ भी एक प्रकार का सूक्ष्मजीव था जिसे बीमारी हो रही है ना, अतिसार और मलेरिया, किससे हो रहा है, प्रोटोजोआ से, याद रखते रहना बेटा। उसके बाद कहता है टाइफॉइड, क्षय यानी टीवी, ये जीवाणु द्वारा होते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ बीमारी जीवाणु से हो रही है, कुछ भी बीमारी जो है वो विषाणु से हो रही है, कुछ प्रोटोजोआ से हो रही है। तो इसीलिए इन बीमारियों से बचने के लिए हमें इन सभी सूक्ष्म जीवों के बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि इनमें से कुछ सूक्ष्म जीवों के बारे में आपने अपनी कक्षा 6वीं में पढ़ा था, कुछ के बारे में 7वीं में पढ़ा था, अब हम कुछ के बारे में 8वीं में पढ़ेंगे। चलिए अब यहां पर चित्र देखिए, ये हमारे पास है स्पाइरल जीवाणु, ये हमारे पास है छड़नुमा जीवाणु, ठीक है। उसके बाद बेटा नीचे आ जाओ अगर, तो ये है आपके पास शैवाल, शैवाल में भी दो है आपके पास, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। हम इसको बेटा देखने की कोशिश करेंगे हमारे माइक्रोस्कोप में, ठीक है। उसके बाद है अमीबा, उसके बाद है पैरामीशियम, ये आते हैं प्रोटोजोआ के भाग में। यानी प्रोटोजोआ में हमारे पास दो उदाहरण हैं, अमीबा और पैरामीशियम। शैवाल में दो उदाहरण है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। जीवाणु में दो उदाहरण है हमारे पास, स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा जीवाणु। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कवक, कवक में आपके पास 3 है, वो है राइजोपस जिसे कहते हैं ब्रेड मोल्ड। उसके बाद है पेनिसिलियम, ये बहुत बहुत ज्यादा अच्छी प्रकार के कवक होते हैं बेटा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास एस्पेरोजिलस, कवक को हम कहते हैं फंगस या फंगाई, ठीक है, फंजाई भी बोलते हैं इसे, वैसे एक्चुअल में इसे फंजाई बोलते हैं, फंगी बोलते हैं, फंगस बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये सब है। उसके बाद हमने पढ़ा था अभी विषाणु, विषाणु तो कुछ अलग ही प्रकार के होते हैं। देखो आप, विषाणु ऐसे नहीं लग रहा जैसे कि मूवी में रोबोट्स दिखाए जाते हैं, या फिर यूट्यूब पे ऐसे कोई वीडियो देखी होगी जिसमें रोबोट्स ऐसे होते हैं। ये विषाणु बेचारे ऐसे लग रहे हैं जैसे कि पता नहीं कैसे किसी यंत्र की तरह दिख रहे हैं। तो ये मरे पड़े रहते हैं, हमारे शरीर से बाहर ये किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन जब हमारे शरीर में जाते हैं बेटा, तो वो हमारे शरीर की इंफॉर्मेशन को लेकर और उससे मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, बढ़ने और विकसित होने लग जाते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे 2.2 के बारे में, सूक्ष्म जीव कहां रहते हैं उसके बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास में हैं, सब अपना अपना आश्रय ले लेते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं हम, मैं और आप घर में रहते हैं। कुत्ते बिल्ली को देखें तो वो घर से घर में कूदते रहते हैं, घूमते रहते हैं, गलियों में घूमते रहते हैं, लेकिन जब रात होती है तो वो किसी घर के जाके आगे बैठ जाते हैं, कहीं ना कहीं आश्रय तो बना ही लेते हैं। ऐसे बेटा मच्छरों को देखो, दिन में गायब हो जाते हैं, या फिर जब उनका मतलब भूख लगती है उनको घूमते रहते हैं और आते हैं काट लेते हैं, लेकिन रहते तो हमारे घर में ही है। और सड़ने गलने वाली चीजों पर, गंदे पानी में, नालों में, इन जगहों पर रहते हैं वो। ऐसे ही सूक्ष्म जीव भी अपना जगह बना लेते हैं। जिस प्रकार से प्राणी, पेड़ पौधे, पक्षी रहते हैं ना, ऐसे जीवाणु भी रहते हैं। पर सवाल उठता है कि कहां रहते हैं। तो कहते हैं क्या, कुछ ऐसे जीवाणु हैं या शैवाल हैं या बहुकोशिकीय शैवाल हैं जो हर जगह पाए जाते हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि ये हर जगह पाए जाते हैं। इसमें अगर कोई आपसे पूछे कहां रहते हैं, तो भैया आप कहीं का भी नाम लिख दो। ये कहां रहते हैं, हमारे पेट में रहते हैं। ये कहां रहते हैं, ये अम्ल में रह सकते हैं, ये क्षार में रह सकते हैं, ये बेटा हमारे हवा में रह सकते हैं। और कहां रह सकते हैं भाई, ये रह सकते हैं हमारे ज्वालामुखी में, कहां रह सकते हैं, तालाबों में, समुद्र में, हर जगह पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, बर्फीली जगह में भी रह सकते हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि बहुकोशिकीय कई बार शैवाल जो है, कवक जो है, ये बर्फीली, शीत के उष्ण यानी गर्म स्रोतों या हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रह सकते हैं। यह मरुस्थल और दलदल में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित अन्य जीव जंतुओं के शरीर में भी और शरीर के ऊपर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा
जैसा सूक्ष्मजीव अकेला रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं और एक दूसरे को भोजन देते हैं। कवक बिना जीवाणु के नहीं रह सकता, जीवाणु जो है वो कवक के साथ रहता है, या शैवाल जो है कवक के साथ रह सकता है, कवक शैवाल के साथ रहता है, या फिर ये आपस में भी कॉलोनीज में रहते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये कहीं भी नहीं रह सकते, ये हर जगह रह सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सूक्ष्मजीव और हम और सूक्ष्मजीव के बीच में क्या संबंध है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, हम विभिन्न प्रकार के भोज्य पदार्थ खाते हैं और भोज्य पदार्थ खाने के लिए हमें सूक्ष्मजीवों की भी कई बार जरूरत पड़ती है। अब सूक्ष्मजीव के फायदे, यानी मित्रवत सूक्ष्मजीव, यानी ऐसे सूक्ष्मजीव जो हमारे लिए फायदेमंद है। आप लोग बेटा ब्रेड खाते हो, ब्रेड को बनाने के लिए आपने देखा होगा ब्रेड ना थोड़ा सा वैसा होता है, मतलब सॉफ्ट सा होता है ना, तो उसको बनाने के लिए उसमें ईस्ट का पाउडर इस्तेमाल होता है। और ईस्ट क्या है अपने आप में? सूक्ष्मजीव। ईस्ट क्या है? सूक्ष्मजीव। ईस्ट किसे कहते हैं बताओ, किसकी क्लासिफिकेशन में आता है? अभी हम पढ़ेंगे। तो ये कह रहेगा कि जैसे आपने दही खाई बेटा, उसमें भी सूक्ष्मजीव होते हैं। दही को अगर आप उसमें देखो, दही का पानी अगर ले लें और उसको हम माइक्रोस्कोप में देखने की कोशिश करें तो आपको जीवाणु दिखाई देंगे। ब्रेड एवं केक बनाने के लिए जो यूज होने वाले हैं ये सूक्ष्मजीव होते हैं और ये सूक्ष्मजीव हमारे लिए बहुत काम के हैं। प्राचीन काल में अल्कोहल बनाया जाता था, देखो लिखा ना, प्राचीन काल में से ही सूक्ष्मजीव का उपयोग अल्कोहल बनाने के लिए किया जाता था। अल्कोहल मतलब दारू, बियर, वाइन, रम, ये सब कहीं ना कहीं सूक्ष्मजीवों की मदद से बन पाया। इतना ही बेटा नहीं, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में भी सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद है। जैसे आपने देखा होगा सब्जियों के छिलके, जंतुओं के अवशेष या फिर अन्य कोई भी ऐसी चीज जो कार्बनिक है बेटा, जो कहीं ना कहीं जीवित चीजों से जुड़ी हुई है, उनको सड़ाने और गलाने का काम भी यही करते हैं। अगर ये ना हो बेटा तो हमारे आसपास में इतना प्रदूषण, इतनी गंदगी मच जाए कि हम रह ही ना पाए। तो बहुत सारी चीजों को गलाने, सड़ाने, उनको खत्म करने में सूक्ष्मजीव हमारे लिए फायदेमंद है। अब कहते हैं क्या कि हमारे इससे फायदा क्या होता है? इससे हमारा जो वातावरण है साफ सुथरा रहता है। पर सवाल ये उठता है कि किस प्रकार के सूक्ष्मजीव किस चीज में इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए जानते हैं दही और ब्रेड का बनना कैसे संभव हो पाता है। आप कक्षा 7वीं में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करते हैं, यानी कि दूध के प्रोटीन को वो खाते हैं और उससे दही बना देते हैं। कहीं ना कहीं जो जीवाणु इस्तेमाल होती है उस जीवाणु को अपना नाम होगा और उसको कहते हैं बेटा लैक्टोबैसिलस। नाम याद रखना, क्या कहते हैं? लैक्टोबैसिलस। मैं भी अंडरलाइन करा दूंगा। तो वही कह रहे हैं क्या कि दूध जमाने की प्रक्रिया को आप जानते ही होंगे। आपकी मम्मी जो है वो दूध जमाती होगी तो पहले दूध को उबाल लेती है, फिर ठंडा होने देती है, फिर उसके बाद उंगली डालकर देखती है कि हाँ गर्म तो नहीं है ज्यादा, क्योंकि ज्यादा गर्म में अगर आप जामन डाल दोगे, जामन मतलब दही डाल दोगे थोड़ा सा, तो उससे होगा क्या बेटा कि आपके जो जीवाणु है वो गर्मी से ही मर जाएंगे। तो आपका दूध जो है वो या तो फट जाएगा या फिर आपका दूध जमेगा नहीं। ठीक है। और अगर हम इतनी ठंडे में डालते हैं जिससे कि आपकी उंगली उस गर्मी को बर्दाश्त कर ले, तो जो जीवाणु होते हैं उनके लिए एक तापमान मिल जाता है। उस तापमान पर वो वृद्धि और विकास करते हैं बहुत तेजी से, जिसकी वजह से होता क्या है, दही अच्छी तरीके से जम जाता है। आप लोगों ने नोटिस किया होगा गर्मी के दिनों में दही जो है वो जल्दी खट्टी हो जाती है या फिर जल्दी जम भी जाता है, लेकिन सर्दियों में दही को खट्टा होने में समय लगता है या फिर दही जल्दी जमता नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे वजह यह है बेटा, क्योंकि दही जो है वो जीवाणु से बनता है और जीवाणु की अगर वृद्धि और विकास के दर में कहीं ना कहीं गड़बड़ी आएगी तो आपका दही जम नहीं पाएगा। तो सर्दी होने की वजह से होता क्या है, होता यह है कि जीवाणु की वृद्धि विकास अवरुद्ध हो जाती है। वो बेचारे इतनी तरक्की नहीं कर पाते, इतनी ज्यादा जल्दी मल्टीप्लाई नहीं कर पाते, और जिसकी वजह से क्या होता है, दही जल्दी जम नहीं पाता है। तो वही कह रहा है क्या, दही जो है दही में अनेक प्रकार के सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। इन सूक्ष्मजीवों को हम लैक्टोबैसिलस कहते हैं। नाम याद रखना, क्या नाम है बेटा? लैक्टोबैसिलस। ठीक है। लैक्टोबैसिलस नाम के जीवाणु प्रमुख है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। यह जो या फिर वह दूध जिसमें जनन करके दही में परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि ये सूक्ष्मजीव दूध में जाते हैं, दूध में तो रहते ही हैं, आप उबाल देते हो तो वो मर जाते हैं, फिर कुछ ना कुछ बचे होते हैं तो वो पनपने लगते हैं या इधर उधर से आ जाते हैं। तो वही कह रहा है जीवाणु पनीर जो चीज होता है, अचार या अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थों को बनाने में सूजी, इडली, भटूरे का एक महत्वपूर्ण संघटक जो है वो दही है। तो दही का आप देखो, दही नहीं होगा तो फिर ये सब नहीं बना पाओगे आप। तो कहीं ना कहीं जीवाणुओं पर हम आश्रित हैं। अब कहता है क्या कि चलो एक क्रियाकलाप करते हैं, और हाँ इसमें किण्वन विधि के बारे में भी बताया गया है। किण्वन विधि क्या होता है? जीवाणु एवं ईस्ट
चावल के आटे में किण्वन में सहायक होते हैं। चावल के जो आटे होते हैं उनके किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनाया जाता है। अब इडली डोसा बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जीवाणुओं का प्रयोग करते हैं। तो वही कह रहे हैं कि चलो क्रियाकलाप करते हैं। एक बर्तन में आपको क्या करना है, आधा किलोग्राम आटा लेना है अथवा मैदा लेना है और इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और गर्म जल से उसे मिला लेना है, जिससे कि चीनी घुल जाए उसमें। उसके बाद इसमें थोड़ी मात्रा में 1 चुटकी ईस्ट का पाउडर डाल देना है, मिलाकर गूंद लीजिए। आप 2 घंटे बाद देखते हैं कि आपका जो गुंदा हुआ आटा है वो थोड़ा सा उभरा सा और फूला सा हो जाता है, ऐसा जैसा कि चित्र में दिखाया गया आपको। पहले आटा ऐसा था, ठीक है, और बाद में आटा ऐसे हो गया फूल के। अब ऐसा क्यों हुआ, तो कहीं ना कहीं ईस्ट ने सिर्फ 2 घंटे के अंदर इतनी ज्यादा तरक्की कर ली। ईस्ट तीव्रता से जनन करने और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। यानी ईस्ट जो है वो फटाफट मतलब ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, वृद्धि विकास करते हैं और उससे निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आटे के बीच में फंस जाती है और आटे के बीच में फंसने की वजह से आटा फूलता चला जाता है। मतलब इसको कुछ ऐसे समझ सकते हो जैसे कि गुब्बारा फूलता है। तो गुब्बारा कैसे फूलता है बच्चों, तो जब आप फूंक मारते हो तो गुब्बारे के अंदर हवा भरती है और वो फूल जाता है। ऐसे बेटा इस आटे के अंदर या सूजी के अंदर जो है वो ईस्ट के कार्बन डाइऑक्साइड फंस जाते हैं और वो फूल जाता है थोड़ा सा। तो वही कह रहे हैं क्या, गैस के बुलबुले खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं। यह बेकिंग उद्योग में ईस्ट के उपयोग का आधार है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री, केक बनाए जाते हैं, यानी जिसकी मदद से ये सब बनाए जाते हैं। अब आता है कि सूक्ष्म जीव का वाणिज्य उपयोग क्या है, यानी वाणिज्य मतलब उद्योग के आधार पर क्या है। उद्योग के आधार पर आपने देखा होगा सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि इसका बड़े लेवल पर अल्कोहल बनाने के लिए, शराब यानी दारू, शराब बनाने के लिए, एसिटिक एसिड बनाने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। जौ, गेहूं, चावल और अन्य फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा यानी कि जिसे आप कहते हैं बेटा शुगर, ठीक है, में ईस्ट द्वारा अल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है। इसके बारे में सबसे पहले बेटा किसने बताया था किण्वन विधि के बारे में, लुई पाश्चर ने, ठीक है। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज की थी। लुई पाश्चर ने किसकी खोज की थी बेटा, किण्वन विधि की। तो ये याद रखना। अब इस विधि को करने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप बहुत ही सरल सा है। 2.4 500 मिलीलीटर का बीकर लीजिए, इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए। यानी आपको एक बीकर लेना है, उसमें 3/4 भाग तक जो है जल भरना है। इसमें 2-3 चम्मच चीनी के घोल डाल देने हैं और आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालना है। इसे 4 से 5 घंटों तक उष्ण स्थान पर ढक कर रख दीजिए। अब विलियन को सूंघ कर देखिए इसकी खुशबू कैसी आती है। यह जो गंध आपको सूंघने में आ रही है बेटा, ये कुछ नहीं, ये अल्कोहल है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को किण्वन अथवा फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में किण्वन कहते हैं। इस किण्वन विधि के बारे में सबसे पहले लुई पाश्चर ने बताया था। लुई पाश्चर ने किण्वन की खोज 1857 की क्रांति के दौरान की थी। 1857, ध्यान रखना, ठीक है। लुई पाश्चर ने, अगर कोई आपसे पूछ ले किण्वन विधि की खोज किसने की, तो आप बताएंगे लुई पाश्चर ने। चलिए अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट, सूक्ष्म जीव के औषधि उपयोग। क्या सूक्ष्म जीवों से हमें फायदा होता है, दवाइयां बनती है? हाँ भाई, जब भी आप कभी भी बीमार पड़ते हैं बेटा तो आपको दवाइयां खानी पड़ती है। तो ये कह रहा है कि जब कभी भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथवा कोई अन्य प्रतिजैव की गोली अथवा कैप्सूल या फिर लिक्विड देते हैं। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती हैं अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती हैं। इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैवी अथवा एंटीबायोटिक्स कहते हैं। आपने देखा होगा, आपको कोल्ड होता है, फीवर होता है, तो डॉक्टर सिर्फ और सिर्फ दवाई बुखार को रोकने की नहीं देता है, आपको साथ में एक और दवाई देता है। 4-5 प्रकार की आपको दवाइयां मिलती हैं। उसमें से कुछ होता है एलर्जी के लिए कि भैया आपको एलर्जी ना हो जाए, उसके लिए मेडिसिन देते हैं छोटी छोटी। कुछ होता है बुखार को कम करने के लिए। कुछ होता है आपकी बॉडी के अंदर जो, यानी आपके शरीर के अंदर जो बेटा सूक्ष्मजीव घुस गए उनको मारने के लिए। अब आपको जानकर खुशी होगी या आश्चर्य भी कि जिन सूक्ष्मजीवों से बेटा हमें बीमारी होती है ना, उन्हीं सूक्ष्मजीवों का प्रयोग करके हम बीमारी से बच भी सकते हैं।
यानी कि जिनसे हमें बीमारी होती है उन्हीं से हम बच भी सकते हैं, बट उसको सही तरीके से उपयोग में लिया जाए। तो ऐसी दवाइयां जो सूक्ष्म जीवों की मदद से बनाई जाती हैं उन दवाइयों को बेटा एंटीबायोटिक्स कहते हैं या फिर प्रतिजैविक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रकार के प्रतिजैवी औषधियों का उत्पादन हो रहा है, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नाम याद रखना, पेपर में पूछा जा सकता है, जैसे कि बोलेगा किसी 4 या किसी 3 या किसी 2 आपको बताने हैं प्रतिजैवियों के नाम या फिर एंटीबायोटिक्स के नाम, तो आप लिखेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। और भी बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेडिसिन हैं, आपको भी ऐसी कोई ना कोई दवाई दी जाती होगी, पत्ते वत्ते अगर दिए जाते हैं तो उसमें पढ़ना बेटा। ऐसे किसी भी कह सकते हो प्रतिजैवी की दवाई होती है, अगर आपको दी गई तो उसकी लास्ट में सीन वर्ड सुनेगा आपको, ठीक है। जैसे टेट्रामाइक्लिन, टेट्रामाइसिन, क्लीन या सीन, ऐसे वर्ड आएंगे लास्ट में। तो वही कह रहे हैं क्या कि सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाली ये प्रतिजैवी दवाइयां हैं जिन्हें हम कवक और जीवाणुओं से उत्पादित करते हैं। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्म जीवों का संवर्धन प्रतिजैवियों द्वारा उत्पादन किया जाता है और अनेक प्रकार के रोगों में इसको उपचार के तौर पर लिया जाता है। सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणु रोग से बचाव हेतु एक संवर्धन का प्रयोग किया था। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उन्होंने पाया कि यह फफूंद बीजाणु या जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं और यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई और पेनिसिलिन बहुत अच्छी एंटीबायोटिक है बेटा। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और इस एक्सपेरिमेंट को सूक्ष्मदर्शी में देखा तो उन्होंने देखा कि एक सूक्ष्मजीव दूसरे सूक्ष्मजीव को मारता है। मतलब ये कुछ उस तरह की कहानी हो गई जैसे कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई, यानी एक सूक्ष्मजीव आपका दोस्त हो गया और दूसरा सूक्ष्मजीव आपका दुश्मन हो गया। अब एक सूक्ष्मजीव ने दूसरे सूक्ष्मजीव को मार दिया, तो अगर आप चाहते हैं कि दूसरे सूक्ष्मजीव को मारना है तो उसके लिए हमें पहले वाले सूक्ष्मजीव से दोस्ती करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से पेनिसिलिन की खोज हुई। तो पेनिसिलिन की खोज किसने की? सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, याद रखना, सन 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जीवाणुओं से होने वाले रोग के बचाव के बारे में बात की, ठीक है। ऐसे बेटा बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो जीव जंतुओं को हो जाती है। पशु आहार, कुक्कुट आहार में भी प्रतिजैवी मिलाए जाते हैं, यानी कि अगर आप चाहते हो कि आपके जो जीव जंतु है, पेट्स वगैरह है, उनको कोई बीमारी ना लगे तो उनके भोजन में भी हम इस प्रकार से मिला देते हैं, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण को रोकना है। और प्रतिजैवी का उपयोग कुछ पौधों के लिए रोग नियंत्रण के लिए भी किया जाता है, यानी इनका उपयोग सिर्फ और सिर्फ मानव शरीर के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका प्रयोग बेटा अन्य जीव जंतुओं को बचाने के लिए, बीमारी से बचाने के लिए भी किया जाता है। अब कहते हैं क्या हमें प्रतिजैवी या फिर एंटीबायोटिक्स अपने आप खा लेनी चाहिए? नहीं, यानी अगर आपको बीमारी हुई तो आपको लग रहा है नहीं भाई अब तो मैं बीमार पड़ गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, जाकर दवाई ले लेनी चाहिए। दवाई का नाम मैंने पढ़ लिया, एरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन और टेट्रामाइक्लिन। अब ऐसी दवाइयां जो है जाओ डॉक्टर को बोलो, मतलब डॉक्टर तो क्या काउंटर पर जाओ और पूछ लो, ले लो, खा लो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बेटा जरूरत से ज्यादा या फिर अपने मन से एंटीबायोटिक का उपयोग करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे उस एंटीबायोटिक का असर आपके शरीर पर खत्म हो जाएगा, जिसके चलते होगा क्या कि भविष्य में अगर आपको बीमारी होती है तो उस पर्टिकुलर टाइप के दवाई से आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा। होता क्या है कि लगातार अगर सेम दवाई आप शरीर में डालते रहेंगे तो आपका शरीर समझेगा कि ये व्यर्थ का सामान है जो शरीर में आ रहा है और शरीर उस पर काम नहीं करेगा। तो हमारी जो प्रतिजैवी क्षमता होती है, यानी हमारा शरीर खुद भी बीमारी से लड़ने के लिए बना हुआ है, तो वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से दवाइयां हमारा कुछ नहीं कर पाती। तो अगर आप चाहते हो कि आपके शरीर में दवाइयां अच्छी तरीके से काम करती रहे तो आपको प्रतिजैवी जो है वो डॉक्टर के हिसाब से लेनी चाहिए। डॉक्टर जब बोले तभी लेना है, अपनी तरफ से नहीं लेना है। और प्रतिजैवी बेटा जीवाणुओं से होने वाली बीमारी पर ही काम करते हैं, विषाणु से होने वाली बीमारी पर वो काम नहीं करते। यानी अगर आपको किसी बीमारी से आप ग्रसित हैं और आपको पता है कि वो बीमारी जो है वो विषाणु से हुई है, यानी बीमारियों के प्रकार के बारे में हम जानेंगे और जैसे जाना भी था हमने, और उससे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बीमारी किससे होती है, और उसके आधार पर आप या तो विषाणु वाली दवाइयां खा सकते हो या जीवाणु वाली। अब अगर आपने विषाणु वाली दवाइयों की जगह जीवाणु वाली खा ली तो फायदा नहीं करेगा। जीवाणुओं
कि बीमारी ही जीवाणु वाली दवाइयों से ठीक होगी। तो इसीलिए याद रखें, जो डॉक्टर बोले वही करना है। डॉक्टर ने बोला 10 दिन खानी है प्रतिजैवी तो 10 दिन खानी है, 20 दिन खानी है तो 20 दिन खानी है, और इससे ऊपर नहीं खाना है। डॉक्टर अगर इसके ऊपर देता भी है तो फिर वो प्रतिजैवी को बदल कर देता है, पहले कोई और देगा, बाद में अगर उसको मजबूरी में 20 दिन तक देना भी पड़ा तो फिर वो 20 दिन बाद अलग दवाई देगा। क्यों? एक ही दवाई अगर आप लगातार खाएंगे बेटा तो आपके शरीर में दवाई का असर खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं वैक्सीन के बारे में। जैसा कि आप सभी ने देखा बेटा कि 2019 के अंदर बीमारी आई और बीमारी का नाम था कोरोना। उस कोरोना की बीमारी की वजह से बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा, और शायद हो सकता है आपके परिवार में भी ऐसी कोई त्रासदी हुई हो, या पड़ोस में हुई हो, या फिर हो सकता है आपके परिवार के लोगों को भी कोरोना हुआ हो। तो आपने देखा होगा जब वो कोरोना आया तो कोरोना के बाद दवाइयां कोरोना की नहीं निकली, क्योंकि कोरोना जो है वो वायरस से होता है, यानी कि विषाणु से होता है। ठीक है, अब विषाणु की दवाइयां जल्दी बनती नहीं है, उसके लिए टीके होते हैं। तो टीकों को हम कहते हैं वैक्सीन इंग्लिश में। टीके का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले टीके के बारे में पता कैसे लगाया गया। सबसे अच्छी बात सुनकर आपको पता है शौक लगेगा, मतलब आपको आश्चर्य होगा कि सच में ऐसा होता है। जिस विषाणु से आपको बीमारी होने वाली है ना, उस विषाणु को आपके शरीर में पहले ही डाल देते हैं। समझ रहे हो? यानी कि इसकी कोई दवाई नहीं है, उस विषाणु को आपके शरीर में पहले डाल देंगे, लेकिन उस विषाणु के हाथ पैर तोड़ देते हैं। यानी कि लैब में उसके साथ एक्टिविटी करके उस विषाणु के जो एक्टिव पार्ट होते हैं, जिसकी वजह से वो बीमार करता है, बच्चे पैदा करता है, मल्टीप्लाई होता है, उसको हटा देते हैं। हटाने के बाद होता क्या है बेटा, वो विषाणु निष्क्रिय हो जाता है, पर रहता विषाणु तब भी जिंदा ही है। वैसे विषाणु जिंदा होते नहीं है, वो शरीर में जाकर कार्य करते हैं, तो हम उसे जिंदा कह देते हैं। तो जब हमारे शरीर में उसे डाला जाता है इंजेक्शन से, यहां पर इंजेक्शन लगते हैं, या बचपन में आपने देखे होंगे आपको बहुत सारे इंजेक्शन लगे होंगे, जांग पर लगते हैं, आपके पीछे लगते हैं। अब ये इंजेक्शन से होता क्या है, वो जो लिक्विड दवाइयां आपको दिखाई देती है, उन लिक्विड दवाइयों को अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखें तो आपको दिखाई देगा वहां पर छोटे छोटे से विषाणु होते हैं। और वो विषाणु बेटा इतने ज्यादा होते हैं कि आपके शरीर के अंदर जाते ही आपके शरीर को लगता है पता नहीं कौन आ गया। इसलिए कभी कभी आपने देखा होगा टीका लगने के बाद आपको बुखार हो जाता है, आपके शरीर जो है आपके फटाफट प्रतिजैवी तैयार करता है, अरे भैया हमारे शरीर में क्या आ गया, मारो मारो मारो। अब क्योंकि जो चीज डाली गई है वो तो पहले से मरी पड़ी है, तो हमारा शरीर जो है उसके लिए प्रतिजैवी बना लेता है, और बनाने के बाद उसको देखता है अरे ये तो बाहर का चीज है, तो उसको मारना शुरू करता है। अब क्योंकि जो चीज पहले ही मरी पड़ी है, काम की है ही नहीं, लूला लंगड़ा पड़ा है, तो आपके शरीर को क्या ही बिगाड़ लेगा। तो हमारे शरीर को समय मिल जाता है उससे लड़ने के लिए, और जैसे हमारा शरीर लड़ना सीख जाता है तो बस भविष्य में कभी भी वो अगर एक्टिव पार्ट भी आ गया, यानी कि कभी जिंदा या कभी काम का वायरस भी आ गया जो आपके शरीर में काम कर सकता है, यानी आपको बीमार कर सकता है, तो आपके शरीर को पहले से पता है ये तो फला फला बीमारी वाला वायरस है, तो वो उसको मार देता है, आते ही घुसते ही मार देता है। वायरस कभी भी करोड़ों की संख्या में एक बार शरीर में थोड़ी घुसता है, वो घुसता है कोई 1 2 3 4, और वो घुसने के बाद फटाफट बच्चे पैदा करता है, मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है। वो मल्टीप्लाई होने की वजह से आप बीमार पड़ जाते हैं जल्दी से, तो इसीलिए वैक्सीन की खोज की गई। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चों को बहुत बार टीके लगाते हुए, या आप भी छोटे होंगे तो शायद आपको याद ना हो, टीके लगे होंगे, लगभग 10 12 15 साल तक टीके लगते ही रहते हैं हमें। तो वही कह रहा है कि टीका क्यों लगाया जाता है, तो कहता है कि जब रोग कारक मतलब क्या होगा, जिससे हमें रोग होता है, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं तो उससे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है मतलब कि हमारे शरीर हमारी रक्षा के लिए खुद ही तैयार रहता है। शरीर को यह भी स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है तो उससे किस प्रकार से लड़ा जाए, यानी शरीर लड़ने की ताकत रखता है, मेमोरी भी। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में डाल दिया जाए या प्रवेश करा दिया जाए तो शरीर की कोशिकाएं उसके अनुसार उसे लड़ने लगती है और लड़ने के लिए प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है। यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है तथा रोग कारक सूक्ष्मजीव से हमारे सदा के लिए सुरक्षा होती रहती है। यानी एक इंफॉर्मेशन डाल दिया आपने बता दिया कि भैया पाकिस्तानी तो ऐसे दिखते हैं, आपने बता दिया कि आतंकवादी तो ऐसे दिखते हैं, इनकी बनावट ऐसी होती है, ऐसे एक्टिविटीज करते हैं। अब आपने अगर बता दिया तो लोगों को पता लग गया कि इस तरह से आतंकवादी होते हैं, तो जैसे ही वो सामने दिखेगा बंदा तो पहचान जाओगे ना,
अब मान लो आप मेरी वीडियो देखते हो, तो क्या आप मुझे अब पहचानने लगे हो? हाँ, पहचानने लगे हो कि फलां सर कमेंट क्लासेस पर पढ़ाते हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने उसे स्टोर कर लिया। ऐसे शरीर के अंदर भी बेटा हमारी जो प्रतिरक्षी होती है वो पहचान लेती है कि कौन सा विषाणु आया था, उसकी वजह से हमें कितनी परेशानी हुई, तो उस चीज को सीख जाता है। तो अगर मैंने अभी बताया ना कि जो वायरस आपके शरीर में गया वो पहले से अगर लूला लंगड़ा है या फिर कार्य कर नहीं है, तो हमारा शरीर उसको जान लेता है, पहचान लेता है, पर क्योंकि वो कार्य का नहीं है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाता है। तब तक हमारे शरीर जो है उसे सीख जाता है कि भैया ये तो ऐसी चीज है, और बस अगली बार कभी आया तो गोली मार देंगे, छोड़ेंगे नहीं हम। तो ऐसी कहानी होती है। अब सवाल उठता है कि वैक्सीन की खोज किसने की, कब आया और कैसे साइंटिस्टों को पता लग जाता है, ये सारी चीजें। तो कहते हैं एडवर्ड जेनर नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। अगर कोई आपसे पूछे कि चेचक के टीके की खोज कब की गई, तो 1798 में। किसने की? एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, आपके बचपन में भी आपको बहुत सारे टीके लगे होंगे, वैक्सीन्स लगी होंगी, और उन वैक्सीन्स की आप सूची तैयार कर सकते हो, अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हो, या फिर बचपन का आपका कार्ड पड़ा होगा तो उसमें भी आप देख सकते हो। आपने देखा होगा पल्स पोलियो के भी अभी भी प्रोजेक्ट आते हैं, आपको बोलते हैं ना वो 2 बूंद जिंदगी की, तो पल्स पोलियो की भी हमें वैक्सीन दी जाती है। अब हर बार वैक्सीन जरूरी नहीं है कि इंजेक्शन से ही दिया जाए, तो यहाँ पर ये ओरल वैक्सीन होती है, यानी पोलियो की जो वैक्सीन होती है बेटा वो ओरल होती है, मुंह में पिलाई जाती है, और मुंह में पिलाई जाती है वो 2 बूंद दी जाती है। अब 2 से 3 भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर कम से कम 2 बूंद दी जाती है। ऐसे ही बेटा चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया है। यानी अब चेचक जैसी बीमारी नहीं होती है। पहले बेटा चेचक की बीमारी से बहुत सारे लोग मारे गए। अभी हम क्या देख रहे हैं, 2019 में कोरोना से बहुत लोग मारे गए, 2020 में कोरोना से बहुत लोग मारे गए, अभी भी मारे जा रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। पहले इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां थी बेटा कि बहुत समय पहले भी लाखों लोग मारे गए थे। यानी जितने लोग अभी इस जमाने में मारे गए ना, इतनी जनसंख्या होने के बावजूद, वो उस समय इतनी कम जनसंख्या में भी उतने ही लोग मारे गए थे। तो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीमारियां पहले बहुत ज्यादा लोगों की जान ले लेती थी। अब तो फिर भी काफी हद तक कम हो गया। पहले वैक्सीन को बनने में 30-30 साल लग जाते थे। लोगों को भरोसा भी नहीं होता था कि उनके जीते जी वैक्सीन बनेगा भी कि नहीं बनेगा। लेकिन आज देखो कितनी तरक्की पर हमें, 1 साल पहले ही बीमारी आई और 1 साल में हमने उसका वैक्सीन बना दिया। तो 1 साल, वैसे तो 1 साल भी बहुत होता है, लेकिन आप सोच के देखो कहां 40 साल 30 साल लगते थे और कहां अब 1 साल लगता है। और शायद आने वाले दिनों में ऐसा भी हो जाएगा कि हम महीने में वैक्सीन तैयार कर लेंगे, शायद हम घंटों में वैक्सीन तैयार कर लेंगे। विकास हो रहा है बेटा, बहुत विकास हो रहा है हमारा। चलिए अब हम बात करते हैं मिट्टी की उर्वरता के बारे में। क्या सूक्ष्म जीव मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाते हैं? सूक्ष्म जीव तो हर जगह है, मिट्टी में भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं ये उर्वरता यानी कि उसके अंदर जो पोषक पदार्थ होते हैं मिट्टी के अंदर, उसको बढ़ाने में भी सूक्ष्म जीव मदद करते हैं? बिल्कुल करते हैं। कुछ जीवाणु एवं नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। और नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना बेटा बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आसपास में जितने भी जीव हमें दिखाई देते हैं उन सबको नाइट्रोजन की जरूरत होती है। बिना नाइट्रोजन के बेटा हम प्रोटीन नहीं खा सकते, प्रोटीन ले नहीं सकते, प्रोटीन बन नहीं सकता। तो प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन मुख्य कारक होता है जिसकी वजह से प्रोटीन बन पाता है। प्रोटीन बनाने के लिए कार्बन चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, साथ ही नाइट्रोजन चाहिए। अब नाइट्रोजन हवा में आप सांस लेते हो तो आपको भी पता होगा कि हवा में सांस लेने से आप सिर्फ ऑक्सीजन को अवशोषित कर सकते हो, नाइट्रोजन को नहीं। नाइट्रोजन हमारे फेफड़े से अवशोषित नहीं होता है। तो सवाल उठता है कि हमारे शरीर में प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन जाएगा कैसे? तो नाइट्रोजन वाली सब्जियां खाते हैं हम, है ना, जैसे कि मटर। मटर में बहुत सारा नाइट्रोजन होता है। लेकिन सवाल उठता है कि ये नाइट्रोजन आता कहां से है? मिट्टी में इतना नाइट्रोजन आया कहां से? तो वो होते हैं जीवाणु या फिर शैवाल, जो कि नाइट्रोजन को मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं। कैसे करते हैं देखिए। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है। इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी कहते हैं। यानी ये जीवों के द्वारा अपने आप हो जाता है। यानी कि फलीदार जो सब्जियां होती हैं बेटा, जैसे कि सेब हो गई, सेब नहीं सेम, और जैसे कि बेटा ग्वार फली हो गई, या फिर मूंगफली हो गई, फली वाला मूंगफली। तो इस तरीके के जो जितने भी आपके खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियां होती हैं बेटा, उनके जड़ों में कुछ सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।
वो सूक्ष्म जीव वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं और नाइट्रोजन के कुछ अन्य उत्पाद बनाते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं और मृदा में मिले हुए होते हैं, जिसको पोषक पदार्थ के तौर पर पेड़ पौधे अवशोषित कर लेते हैं। अब पेड़ पौधे अवशोषित कर उसको अपने फलों में, सब्जियों में डाल देते हैं और फिर हम खा लेते हैं। हमारे शरीर में भी वो नाइट्रोजन पहुंच जाता है। अब सवाल आता है कि पर्यावरण का शुद्धिकरण भी करने में क्या मदद करते हैं? क्या पर्यावरण को साफ रखने में सूक्ष्मजीव काम आते हैं? बिल्कुल। आपने देखा होगा कि हमारे आसपास में कोई जीव जंतु मर जाए, किसी सड़क पर आप जा रहे हो और जंगल का इलाका आ जाए, बहुत बुरी बदबू आती है, लेकिन वो बदबू कुछ दिनों बाद खत्म हो जाती है। गई कहां भाई वो बदबू? कहां गया वो जीव? उन सभी जीवों को जो मरे होते हैं बेटा और जिनको नहीं दबाया जाता है। ये देखो, अभी हम धरती पर मानव जाति के तौर पर पैदा हुए हैं, हमने जलाना और दफनाना सीख लिया है, लेकिन बेटा क्या लगता है आपको कि स्टार्टिंग से ऐसा ही था? पहले जीव जंतु मर जाते थे तो उनको ले जाकर गड्ढों में फेंक देते थे। अब वो गड्ढों में पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, बदबू कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद वो गायब हो जाते थे। आप लोगों को कई बार टीवी पर देखने के लिए मिलता है कि डायनासोर का कंकाल पाया गया, उस जीव का कंकाल पाया गया। कंकाल मतलब हड्डी, बाकी के मांसपेशियां कहां गई? ऐसे जो हमारे शरीर पे खाल होते हैं वो खाल कहां गए? वो उन सभी खालों को सूक्ष्मजीव खा जाते हैं और खाने के बाद वो खाल सड़कर गलकर मिट्टी में मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्मजीवों की मदद से वातावरण भी साफ सुथरा रहता है। यही बात यहां पर बताई गई है। क्रियाकलाप करने के लिए कहा गया है कि 2 गमले लीजिए और गमले में बेटा क्या करना है? प्रत्येक गमले में आपको मिट्टी लेनी है और आधा भर देना है और ए और बी को चिन्हित कर लेना है। ए गमले में पौधे को कचरा भर देना है, जितने भी कचरे वगैरह होते हैं, और बी में प्लास्टिक या पॉलिथीन डाल देना है। कांच की खाली बोतलें डाल देनी है, प्लास्टिक, टूटे खिलौने आदि भर देने। उन्हें एक और रख दीजिए और देखिए कि 3-4 सप्ताह बाद क्या होता है। तो जिस वाले गमले में, यानी एक गमले में जिसमें आपने मिट्टी के साथ जो है वो कचरे और किचन का वेस्ट डाला होगा, उसमें बदबू आने लगेगी और वो सड़ना शुरू हो चुका होगा। लगभग आधा जो है वो समाप्त भी हो चुका होगा और सड़ भी चुका होगा। लेकिन जो कांच वाला आपने लिया था बेटा, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं आएगा क्योंकि उस पर सूक्ष्मजीव कार्य नहीं कर पाते हैं। तो वही यहाँ पर दिखाया गया है, समझाने की कोशिश की गई है, इतनी सी बात है। अब सवाल उठता है कि क्या सूक्ष्मजीव से सिर्फ हमें फायदे होते हैं? ना ना ना, सूक्ष्मजीव से तो हमें बेटा नुकसान भी होता है। बीमारियां, अभी हमने इतनी देर बात की ना कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे कि आपको बुखार हो गया, जुकाम हो गया, टीबी हो जाता है बेटा, पोलियो हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सूक्ष्मजीवों की वजह से बीमारियां होती हैं। तो वही कह रहे हैं क्या कि हमें अनेक प्रकार की हानिकारक बीमारियां भी हो सकती है, अनेक प्रकार से हमारे लिए हानिकारक भी है, चीजों को खराब कर देते हैं। जैसे आप दूध लेकर आए और दूध को उबाल कर रख दिया आपने और शाम तक जो है गर्मी के दिनों में उसे उबाला नहीं, तो आपका दूध तो फट गया। अब आप चाहते नहीं थे कि आपका दूध फटे, वहीं पर अगर आप उसको दही के रूप में परिवर्तित करते तो अलग चीज है, लेकिन आप दूध ही चाहते थे, लेकिन वो दूध तो बेचारा बचा नहीं, फट गया। अब वो फट गया तो वो आपके लिए नुकसानदेह हो गया, तो यानी हानिकारक हो गया। अब आपने नोटिस किया होगा, जब आपके चमड़े के कपड़े होते हैं या फिर चमड़े के बैग होते हैं, चमड़े की बेल्ट होती है, जूते होते हैं, अगर आप उसको ह्यूमिड वाले मतलब नमी वाले वातावरण में रख दें, जैसे कि अभी नमी का वातावरण है, बारिश चल रही है और बारिश हो रही है, जून जुलाई सितंबर का जो महीना होता है बेटा, इसमें आपका बहुत ज्यादा बारिश वगैरह होती है और नमी बढ़ जाती है, वातावरण में नमी होती है बेटा, तो जो भी सूक्ष्म जीव है बहुत तेजी से पनपते हैं और उसकी वजह से आपके जो भी इस तरह के कपड़े वगैरह होते हैं या लेदर की चीजें होती हैं वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है, उस पर धब्बे आ जाते हैं, पैचेस आ जाते हैं। उसके बाद इन मौसम में बीमारी भी ज्यादा होती है, जैसे अभी आपका जो मौसम चल रहा है इसमें बीमारी ज्यादा होती है क्योंकि सूक्ष्मजीव बहुत तेजी से विकसित होते हैं। तो ये कह रहा है कि सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है। सूक्ष्मजीव मनुष्य, जंतुओं और पौधों में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलाते हैं। रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूक्ष्मजीवों को हम रोगाणु अथवा रोगजनक भी कहते हैं, यानी कि ये हमारे लिए रोग पैदा करने वाले जीवाणु या सूक्ष्मजीव होते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव भोजन, कपड़े एवं चमड़ी की वस्तुओं को भी संदूषित कर देते हैं, यानी कि खराब कर देते हैं। आइए तो इनके बारे में कुछ विशेष प्रकार की जानकारियां प्राप्त करें। मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्मजीव कौन कौन से हैं? कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं बेटा जो एक रोगी व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है, उन बीमारियों को हम कहते हैं संचरणीय रोग, यानी ऐसी बीमारी जो हवा के जरिए, जल के जरिए या फिर आप कह सकते हैं बेटा एक दूसरे के कांटेक्ट में आने से, समीप आने से बीमारी फैल जाए, तो उनको हम कहते हैं बेटा संचरणीय बीमारियां। अब संचरणीय बीमारी भी किससे होंगे? कहीं ना कहीं रोगाणु, विषाणु, जीवाणु से ही होंगे। और ये सब अपने आप में क्या है बेटा?
ये सब अपने आप में सूक्ष्म जीव है। तो वही कह रहे हैं क्या कि मनुष्यों के अंदर विभिन्न प्रकार की बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी आप पानी पीते हो तो आपको जो है लूज मोशन हो जाता है, डायरिया हो जाती है। एकदम से नहीं होता है, टाइम लगता है उसमें। हमारे शरीर में पानी के जरिए, खाद्य पदार्थ के जरिए, सांस के जरिए ये जीवाणु घुस जाते हैं और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सीधे संपर्क आने में उसको भी बीमार कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था बेटा, जब कोरोना आया था तो लोगों को क्वारंटाइन किया जाता था, यानी अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के समीप आ चुके हैं जिसको ऑलरेडी कोरोना है लेकिन उसको बाद में पता चला है, तो आपको भी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते थे, क्योंकि इन विषाणु और जीवाणुओं को एक्टिवेट होने में या इनको कह सकते हो असर डालने में टाइम लगता है। तो वही कह रहे हैं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोगों को हम एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन अथवा कायिक संपर्कों द्वारा फैला देते हैं और ऐसी बीमारियों को हम कहते हैं बेटा संचरणीय बीमारी, जैसे हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। क्षय रोग यानी कि जिसे आप कहते हैं क्षय रोग ऑब्वियसली। तो वही है, जब एक व्यक्ति छींकता है, खांसता है तो बहुत तेजी से हवा मुंह से और नाक से निकलती है, जिसके चलते क्या होता है, उस हवा और नाक से निकली हुई जो छींक है बेटा, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे जल वाष्प के कण होते हैं और इतने प्रेशर से निकलने की वजह से वो दूसरे सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच जाता है और हवा के जरिए वो उनके नाक में या मुंह में घुस जाता है। और जैसे नाक और मुंह में घुसा तो ये विषाणु उनके शरीर में भी वैसा ही असर डाल देते हैं। उसके बाद आता है रोगवाहक। रोगवाहक क्या होते हैं? रोगवाहक कुछ जीव हो सकते हैं, कुछ कीट हो सकते हैं, कुछ जंतु हो सकते हैं जो रोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाते हैं, उन्हें हम रोगवाहक कहते हैं। जैसे इसमें काम करते हैं मक्खी उदाहरण के तौर पर, या फिर मच्छर। मक्खी कूड़े के ऊपर जाते हैं, उनको चाटते हैं, उनमें से रोगाणु उनके शरीर में आ जाता है, उसके हाथ पैर में चिपक जाता है, फिर वो बिना ढके हुए खाने पर बैठते हैं और सारे रोगाणुओं को वहां पर भेज देते हैं, वहां पर पहुंचा देते हैं, जिससे जब कोई व्यक्ति उस खाने को खाता है तो बीमार पड़ जाता है। अतः यह सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ढककर रखें और खाना हमेशा गर्म करके ही खाएं, जिससे कि जो अगर मान लो उसके अंदर रोगाणु पहुंच भी गया तो मर जाए। मादा एनोफिलीज मच्छर के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये मादा एनोफिलीज मच्छर जो होते हैं वो प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया को फैलाने वाले जो परजीवी होते हैं प्लाज्मोडियम, वो उसके संवाहक होते हैं। जब एक व्यक्ति को मच्छर जो होता है ना, तो जब एक व्यक्ति को मलेरिया वाले मच्छर को व्यक्ति को काट लेता है तो उसके शरीर में प्लाज्मोडियम चला जाता है और फिर जब वो दूसरे व्यक्ति के शरीर में जाता है तो वो खून के आदान प्रदान की वजह से बेटा वहां पर बीमारी उसको भी हो जाती है। तो ये भी संचरणीय बीमारी में आता है। मादा एनोफिलीज मच्छर के बारे में बताया गया है। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं बेटा, और हमें पानी को कहीं भी रुका हुआ नहीं रखना चाहिए। चलते हुए पानी में बेटा कभी भी मच्छर अपने अंडे नहीं देते हैं। मच्छर जो अंडे देते हैं वो हमेशा रुके हुए पानी में देते हैं। गंदे पानी में मलेरिया के मच्छर होते हैं, साफ पानी में डेंगू के मच्छर होते हैं। तो इसीलिए बेटा अगर आपका पानी रुका हुआ है जैसे कि कूलर इत्यादि में, तो उसमें आप दवाई डालें या फिर बेटा मिट्टी का तेल डालें, 1 हफ्ते में सफाई करें। किसी भी ऐसे बर्तन जैसे टायर, खुले बर्तन, मटके इत्यादि में पानी इकट्ठा ना होने दे, क्योंकि जैसे ही पानी इकट्ठा होगा बेटा तो मच्छर उसमें जाकर अंडे देंगे और अंडे देने के बाद उसमें मच्छर और ज्यादा पैदा होंगे, और जब मच्छर बहुत सारे पैदा होंगे तो आपको पता ही है क्या होगा क्या, आप सब अच्छी तरीके से जानते हो। तो इसीलिए मच्छरों को पैदा होने से हम रोक सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक सारणी है बेटा, इस सारणी को याद रखना बहुत जरूरी है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले कुछ रोग, उनके प्रकार, बचाव के जो उपचार के जो तरीके हैं और उनका संचरण का तरीका, ये सब कुछ यहाँ दिया गया है। जैसे हमारे पास है बेटा क्षय रोग, जो किसकी वजह से होता है? जीवाणु की वजह से, और तरीका वायु से फैलता है। उसके बाद है बेटा खसरा, जिसे मीजल्स बोलते हैं, ये वायरस से होता है, वायु द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स की अगर हम बात करें तो ये वायरस से होता है। ये सब वायरस से होने वाले, यानी जिसे हम कहते हैं विषाणु, वायु से सीधे संपर्क में होता है। पोलियो भी वायरस से होता है, या तो ये वायु द्वारा होता है या जल द्वारा होता है। क्या करना चाहिए बचाव के लिए? रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए, क्योंकि विषाणु की बीमारी बहुत खतरनाक होती है। जीवाणु की बीमारी से एक बार के लिए आपका शरीर लड़ सकता है, लेकिन विषाणु की बीमारी से लड़ने के लिए शरीर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और शायद ये बीमारी बहुत हद तक हमें परेशान कर सकती है। जैसे कोरोना समझ लो आप, बस हर बार का उदाहरण जो है कोरोना फिट कर लो दिमाग में, विषाणु आते ही। रोगी व्यक्ति को संतुलित भोजन देना चाहिए, अलग रखना चाहिए, टीकाकरण कराना चाहिए और साथ ही बेटा उचित देखभाल करनी चाहिए। उसके बाद है बेटा हमारे पास दूसरा जो जीवाणु से होने वाली बीमारी है, हैजा, जो जीवाणु से होता है बेटा। टाइफाइड भी जीवाणु से होता है।
किस वजह से होता है? जीवाणु से। लेकिन कैसे होता है? जल या भोजन से, जल से। तो संपर्क में आने के तरीके से ये नहीं होता है, या कह सकते हो अगर आपने पानी पिया और उसी में झूठा पानी मैंने पी लिया और अगर आपको बीमारी है बेटा तो मुझे भी हो जाएगी। इसीलिए कोशिश करें पानी झूठा किसी का ना पिए, और लंच में भी अगर आप साथ खाना खाते हैं तो कोशिश करें किसी का झूठा ना खाएं, सेपरेट खाना खाएं। ज्यादातर बीमारियां झूठा खाने, झूठा पानी पीने से ही फैलती हैं, शरीर के अंदर कोई भी चीज ना जाने दें। अगर आप बीमार हैं या आपका दोस्त बीमार है बेटा तो उनको बोलें कि वो घर पर रहे, दूसरे को बीमार ना करें। व्यक्तिगत स्वच्छता बहुत जरूरी है, अच्छी आदतें अपनाएं। अगर आप बाथरूम वगैरह जाते बेटा तो साबुन से हाथ धोएं, भोजन जो है वो साफ सुथरा करें, और पेय पदार्थ जो है पीने वाली चीजें हैं वो साफ सुथरी पिए। उसके बाद आता है बेटा हेपेटाइटिस ए, जो वायरस की वजह से होता है और जल से फैलता है बेटा ये, और इसका असर आपके लीवर पर पड़ता है, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। उबले हुए पानी को पिएं और टीकाकरण लगाएं। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और मच्छरों द्वारा फैलता है बेटा, इसके लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें, ओडोमॉस वगैरह का प्रयोग करें, रासायनिकों का प्रयोग करें, और घर में जो है वो गुड नाइट वगैरह जलाएं। समझ रहे हो? तो ये सब काम करने चाहिए आपको। उसके बाद कहता है कि जंतुओं में भी रोग के कारण विषाणु या जीवाणु या अन्य सूक्ष्मजीव हो सकते हैं। अनेक सूक्ष्मजीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग नहीं फैलाते, बल्कि दूसरे जीव जंतुओं को भी रोग फैला देते हैं। रॉबर्ट कोच ने सन 1876 में बैसिलस एंथ्रेक्स नामक जीवाणु की खोज की थी, और जो एंथ्रेक्स रोग का कारक थे। किसका कारक थे बेटा? एंथ्रेक्स रोग का। और बीमारी का नाम है एंथ्रेक्स, लेकिन वायरस का नाम क्या है? बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है। डॉक्टर कौन थे नहीं पता, लेकिन साइंटिस्ट हमें पता है। वो कौन थे जिन्होंने डिस्कवर किया? वो थे रॉबर्ट कोच। कब किया? 1876 में। अब ये एंथ्रेक्स क्या होते थे? तो ये जो थे पहले मतलब पेट्स को हो जाते थे, यानी पालतू जंतुओं को, जैसे गाय को, भैंस को, इनको बेटा हो जाते थे। इनमें ये खुर से संबंधित समस्या कर देते थे, यानी कि पैर जो होते हैं उनसे, उनमें, और उनके मुंह में, यानी मुंह पर, पूरे मुंह पर दाने दाने हो जाते थे, बहुत ही ज्यादा पस भरे दाने होते थे। इससे बहुत सारे जानवर मारे जाते थे। ये बहुत ज्यादा भयानक रोग था। अब ये बीमारी जो है वो मनुष्यों तक भी फैल गई है और अन्य मवेशियों तक भी आसानी से हो जाती है, और ये जीवाणु द्वारा होता है। अब जीवाणु द्वारा है तो हमारा शरीर कुछ ना कुछ हद तक लड़ लेता है, लेकिन ये अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आपके शरीर में घुस जाए तो बहुत बुरा बीमार कर सकता है। गाय के खुर और मुख का रोग वायरस द्वारा होता है, यानी कि गाय का जो मुख है उसमें बीमारी हो जाए, खुर में बीमारी हो जाए तो वायरस से होता है। पौधों में जो रोग उत्पन्न होते हैं उसका भी कारण सूक्ष्मजीव होते हैं। तो अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादि पौधों में रोग के कारक बनते हैं। रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोगों को दर्शाया गया है। कुछ रासायनिकों का प्रयोग करके इन पर हम नियंत्रण पा सकते हैं या पाया जा सकता है। जैसे नींबू के अंदर कैंकर हो जाता है, जीवाणु से होता है, वायु द्वारा फैलता है। गेहूं के अंदर रस्ट हो जाता है, कवक द्वारा होता है, वायु और बीज की वजह से होता है। भिंडी के अंदर पीत हो जाता है, जो वायरस से होता है, और कीट द्वारा ये फैलते हैं। उसके बाद आता है खाद्य विषाक्तन, यानी फूड पॉइजनिंग। खाना जो हमारा हम खाते हैं बेटा, वो कभी कभार हम दूषित खाना खा लेते हैं। शादी पार्टी में आप जाते हो, वहां पर आपने ढेर सारी अच्छी अच्छी चीज देखी और आपका मन करा ये खाऊं, वो खाऊं, वो खाऊं। ठूस लिया आपने, ठूसने के बाद जब आप घर आए तो आपने बहुत सारे वायरस, बैक्टीरिया, जीवाणु वगैरह घुसा लिए पेट में। अब उसकी वजह से आपको उल्टी आ जाती है, लूज मोशन लग जाते हैं, जी मचलाने लगता है, ऐसी बीमारियां हो जाती है जिसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग बहुत ज्यादा खतरनाक बीमारी है बेटा, इससे लोगों की जान तक जा सकती है। तो अगर कभी भी फूड पॉइजनिंग हो जाए, आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है, तो अगर आपको फूड पॉइजनिंग होता है बेटा तो आप ढेर सारा पानी पिए। उस टाइम आपको पानी पीने का मन भी नहीं करेगा। कभी कभार तो ऐसा भी देखा गया है कि फूड पॉइजनिंग होती है तो जो भी आप पीते हो, खाते हो, वो फट से उल्टी कर देते हो। और जब इस हद तक फूड पॉइजनिंग हो गई है कि आपने पानी पिया और उल्टी हो जा रही है, या फिर दवाई खाई और उल्टी हो जा रही है, तो बेटा फटाफट एडमिट हो जाएं और इंजेक्शंस वगैरह लगवा लें। क्योंकि खाओगे तो उल्टी कर दोगे, लेकिन इंजेक्शन वाला थोड़ी उल्टी करोगे। तो इसीलिए इंजेक्शंस वगैरह लगवाएं और शरीर को बचाने की कोशिश करें। पानी पीना फिर भी ना रोकें, यानी अगर उल्टी होती है तो होने दो, लेकिन पानी पीते रहो, कभी तो रुकेगा। और शरीर में पानी की कमी या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाएगी बेटा, तो आपके सोचने समझने की ताकत कमजोर पड़ जाती है, आपका शरीर और बीमार हो जाता है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद आता है बेटा कि ORS का घोल भी पीना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है खाद्य परिरक्षण, यानी कि भोजन को बचाना। अध्याय 1 में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षण एवं भंडारण के उपाय के विषय में पढ़ा।
खाद्य को बचाना बहुत जरूरी है। तो आपने देखा होगा जब हमने खाद्य का भंडारण किया था पहले पार्ट के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि बीजों को या अन्य चीजों को हम सुखाकर भंडारित करते हैं, क्योंकि अगर वहां पर नमी रही बेटा तो वहां पर कवक, काई इत्यादि लग जाती है या फिर अन्य विषाणु और जीवाणु उस पर आ जाते हैं और उससे रिएक्शन करके, अभिक्रिया करके उसको सड़ा खराब गला वगैरह सकते हैं। तो हम पके हुए भोजन का घर पर परीक्षण किस प्रकार करते हैं, सोचिए। आप परीक्षण करने के लिए कई तरीके अपनाते हैं, या तो आप उसे सुखा लेते हैं बेटा, ठीक है। और ये आपने देखा था कि ब्रेड के ऊपर कहीं ना कहीं काई लग जाती है, वो फंगस बोलते हैं। काई तो क्या, वो ग्रीन कलर के होते हैं तो लोग काई बोलते हैं डे टू डे लैंग्वेज में, बट वो फंगस होता है, फंगाई जिसे बोलते हैं, कवक। सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को संदूषित कर सकते हैं और संदूषित भोजन दुर्गंध आने लगती है, इसका स्वाद भी खराब हो जाता है, रंग रूप में भी परिवर्तन आ जाता है। तो क्या आप संदूषित भोजन को खाते हैं और इस पर किस प्रकार से अभिक्रिया होती है? तो पहले ने आम खरीदे और उसने देखा कि आम सड़ गए, खराब हो गए और कहीं ना कहीं परिजीवी उसके ऊपर आ गए हैं। तो कैसे किया जाए उपाय, कैसे बचाया जाए उसको? तो रासायनिक का उपयोग करके। रासायनिक मतलब कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ होते हैं जो आपके पैकेट वाली चीजें या फिर डब्बों वाली चीजों में भी भरे होते हैं। सूक्ष्म जीवों को रोकने के लिए या उसकी वृद्धि को रोकने के लिए हम पर्यवेक्षण करते हैं। और पर्यवेक्षण क्या होता है, तो ध्यान से परिभाषा पढ़ लेंगे एक बार बेटा। नमक, खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है, अतः इन्हें परिरक्षण या परिरक्षक कहते हैं। परिरक्षक वो पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग हम सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को खाद्य पदार्थ में होने से रोकने के लिए करते हैं। समझ में आ गया? यानी ऐसे पदार्थ जिनका उपयोग हम खाद्य पदार्थों में सूक्ष्मजीवों की वृद्धि को होने से रोकने के लिए करते हैं, उन्हें हम खाद्य परिरक्षक कहते हैं। इसमें खाद्य परिरक्षक में बेटा हम नमक, अम्ल या फिर अधिक मात्रा में चीनी का उपयोग भी करते हैं। ऐसे बेटा एक कह सकते हो केमिकल का नाम है जिसको हम कहते हैं सोडियम बेंजोएट या सोडियम मेटासल्फाइड, ये परिरक्षक है। जैम, स्क्वैश बनाने के लिए भी रासायनिकों का उपयोग किया जाता है, जिससे कि बोतलों में उन्हें ज्यादा दिनों तक रखा जा सके। अब कहता है कि नमक द्वारा परिरक्षण करना। आपने देखा होगा आपकी मम्मा जब अचार बनाती है बेटा तो उसमें ढेर सारा नमक डलता है। नमक से क्या होता है कि जीव जो है ना, परिजीव, वहां पर नमक जो है पानी को अवशोषित कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस खाद्य पदार्थ में आपने बहुत सारा नमक डाला है उसमें से पानी निकल जाता है। पानी निकलने की वजह से वहां पर पानी की कमी हो जाती है और सूक्ष्मजीव वहां पर नहीं पनप पाते। तो सामान्य नमक का उपयोग हम मांस, मछली के परिरक्षण के लिए काफी लंबे और अरसे के लिए कह सकते हो किया जाता आ रहा है, यानी बहुत पहले से किया जाता आ रहा है। जीवाणु, कई जगहों पर तो ऐसा भी देखा गया है कि नमक के जो पहाड़ होते हैं बेटा, नमक के पहाड़ भी होते हैं, उनमें बड़े बड़े जीव जंतुओं को संग्रहित करके भी रखा गया है उनकी प्रॉपर्टी के लिए। प्रॉपर्टी मतलब वो प्रॉपर्टी नहीं, मतलब उनके फील्ड विल्ड नहीं, प्रॉपर्टी मतलब उनके शरीर की विशेषताओं के लिए। और वृद्धि को रोकने के लिए मांस, मछली को सूखे नमक के ढेर से ढक देते हैं और नमक का उपयोग आम, आंवला, इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। ऐसे बेटा चीनी का भी प्रयोग करते हैं हम। ऐसे तेल द्वारा, सिरके द्वारा भी परिरक्षण करते हैं। इसमें मछलियां, सब्जी आदि के परीक्षण का उपयोग करते हैं। गर्म और ठंडा करके कर लेते हैं। आपने देखा होगा जब आपका दूध होता है बेटा, गर्म करते हैं हम दूध को, और दूध को गर्म करके फिर उसे हम ठंडा कर देते हैं, जिससे क्या होता है उसके सारे जीवाणु मर जाते हैं और फिर इस तरीके से बचा पाते हैं हम दूध को। आपने देखा होगा थैली वाली जो दूध होती है उसको हम 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और उसको जीवाणु से खराब होने से बचा सकते हैं। पर सवाल उठता है कि थैली वाली दूधों में ऐसा क्या किया जाता है कि दूध 3 दिन तक खराब नहीं होता? हाँ, वो बात अलग है कि दूध को बचाने के लिए फिर भी आपको फ्रिज में तो रखना ही पड़ता है, लेकिन क्यों खराब नहीं होता? 3 दिन तक अगर आप नहीं भी उबालेंगे तो खराब नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको पॉस्चराइज किया गया है बेटा। पॉस्चराइज क्या होता है? पौष्टिकृत दूध। या कैसे किया जाता है इसे? तो पॉस्चराइजेशन एक विधि है बेटा, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, लुई पॉस्चर ने किया था पौष्टिरीकरण। और इसको में होता क्या, 70 डिग्री सेल्सियस पर दूध को 15 से 30 सेकंड के लिए गर्म किया जाता है। 15 से 30 सेकंड के लिए 70 डिग्री सेल्सियस पर, और जिसकी वजह से जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं वो मारे जाते हैं, उसकी वृद्धि रुक जाती है और उसको फिर थैलियों में पैक कर देते हैं। इस प्रोसेस को पौष्टिरीकरण कहते हैं। भंडारण एवं पैकिंग, किस प्रकार से हम भंडारण कर सकते हैं, यानी कि हमें खाद्य पदार्थों को कैसे भंडारित करना चाहिए। तो कोशिश करें कि खाद्य पदार्थ को वायु रोधी डब्बे में रखें बेटा, जहां पर हवा भी ना जा सके, क्योंकि अगर हवा का आदान प्रदान होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, जीवाणु भी घुस सकते हैं, विषाणु भी घुस सकते हैं और अन्य सूक्ष्म जीव घुस सकते हैं, और जिसकी वजह से वो चीजें खराब हो सकती है। अब आता है कि जो खाने वाले सामान होते हैं वो पैकेटों में गैस भरी होती है। तो सवाल उठता है कि वो गैस कौन सी होती है?
तो वो गैस होती है बेटा नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन एक अक्रियाशील गैस है जिसका हमारे खाद्य पदार्थों पर कोई असर नहीं होता और वो एक ऐसा छोटा सा वातावरण बना लेते हैं पैकेट वाली चीजों में जिससे कि अन्य जो गैस है वो उनसे अभिक्रिया ना कर सके, यानी खाद्य पदार्थों से अभिक्रिया ना कर सके। आपने देखा होगा अगर आपके पैकेट वाली चीजों में हवा भरी हुई है तो उसको आप खाएंगे तो आपको स्वाद बिल्कुल बढ़िया सा लगेगा, लेकिन अगर किसी पैकेट को आपने खोल दिया और खोलने के बाद 3 दिन बाद आपने उसे खाया तो आप देखेंगे उसमें स्मेल आ जाती है या फिर उसका स्वाद बदल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर की हवा निकल गई, जिससे कि अन्य हवा या जीवाणु वगैरह उससे में अभिक्रिया कर चुके होंगे, घुस चुके होंगे। अब हम बात करेंगे बेटा हमारे लास्ट, शायद लास्ट ही है ऑब्वियसली, हाँ नहीं सेकेंड लास्ट टॉपिक है ये, सेकेंड लास्ट टॉपिक के बारे में, और इसमें हम बात करने वाले हैं नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के बारे में। नाइट्रोजन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, जैसा कि हमने पढ़ा है। जितने भी दलहनी जो पौधे होते हैं बेटा, दलहनी पौधे यानी कि लेग्यूमिनस प्लांट, जो फलीदार सब्जियां होती हैं, उनकी जड़ों में मैंने आपको बताया था कि राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। राइजोबियम नाम का जो जीवाणु होता है वो वातावरण के नाइट्रोजन को अवशोषित करके नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स कंपाउंड्स बनाते हैं और जिसकी वजह से वो मिट्टी में उन्हें मिला देते हैं और मिट्टी में मिलने के बाद पौधे उन्हें अवशोषित कर लेते हैं और इस प्रकार से नाइट्रोजन पौधों में चला जाता है। इतनी सी बात यहाँ पर है। उसके बाद है नाइट्रोजन का चक्र। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे वातावरण के अंदर बेटा 78% में नाइट्रोजन होता है, 21% में लगभग हमारा ऑक्सीजन होता है, बाकी का जो 1% हो गया उसमें अदर गैस, धूल मिट्टी, जलवाष्प वगैरह होता है, जो हमने अपने 6th क्लास में पढ़ा था। अब सवाल उठता है कि नाइट्रोजन की मात्रा, इतने सालों से हम इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन को, पेड़ पौधे वगैरह इतने सालों से हम ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं, पर इनकी मात्रा कभी कम क्यों नहीं होती? क्योंकि कहीं ना कहीं प्रकृति के अंदर इनका चक्रण चल रहा होता है, जिसे हम यहां पर कहते हैं नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र है क्या? तो नाइट्रोजन सभी जीवों का आवश्यक संगठक है जो प्रोटीन बनाने के लिए, क्लोरोफिल बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए, विटामिन को बनाने के लिए उपयोगी है, आवश्यक है। पौधे एवं जंतु वायुमंडल के नाइट्रोजन का उपयोग सीधे तौर पर नहीं कर सकते, यानी हमारे फेफड़े इस हिसाब से नहीं बने हैं कि हम नाइट्रोजन का इस्तेमाल डायरेक्टली कर सके। मिट्टी में उपस्थित जीवाणु नीले हरे शैवाल वायुमंडल के नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में नाइट्रोजन की यौगिक में परिवर्तित करते हैं। जब नाइट्रोजन इस प्रकार से उपयोगी यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है तो पौधे इसका उपयोग कर लेते हैं और बस उसको अपने शरीर में ले जाते हैं। इसके पश्चात फिर क्या होता है? प्रोटीन्स वगैरह बनाए जाते हैं, फिर हम उन्हें खा लेते हैं और दूसरे जीव जंतुओं तक भी ये पहुंचाए जाते हैं। पौधा एवं जंतुओं की जब मृत्यु हो जाती है तो मिट्टी में उपस्थित जीवाणु एवं कवक नाइट्रोजनस अवशिष्ट को, यानी हमारे शरीर को काट देते हैं, समझ जाओ सड़ा गला देते हैं, जिसकी वजह से वो नाइट्रोजन दोबारा मिल जाते हैं। कहां पर? मिट्टी में। फिर पौधे उन्हें ले लेते हैं और इस प्रकार से ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है और नाइट्रोजन के जो क्वांटिटी है वो फिक्स रहती है। चलिए अब हम जरा इस चित्र की बात कर लें। ये जो हमारे पास पिक्चर है बेटा, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन वाला चित्र है, यानी नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन साइकिल। इसमें आप गौर से देखिए तो नाइट्रोजन जो है वायुमंडल में 78% होता है, हम सभी जानते हैं। वो नाइट्रोजन जो वायुमंडल में 78% है वो जीवों द्वारा डायरेक्ट अवशोषित नहीं हो सकता, ये भी हमें पता है। तो वायुमंडल के नाइट्रोजन जीव नहीं लेते हैं बल्कि जीवाणु ले लेते हैं या फिर हरे नीले शैवाल ले लेते हैं। उसके बाद वो उसको नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं, फिर वो नाइट्रोजन का यौगिक मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिलने के बाद पौधों द्वारा अवशोषित हो जाता है। पौधों द्वारा अवशोषित होने के बाद जंतु उन पौधों को खा लेते हैं। जंतुओं को जो वो नाइट्रोजन मिला उससे बेटा जंतु उत्सर्जन करते हैं, पॉटी करते हैं। पॉटी में नाइट्रोजन यानी यूरिया, जो हम सुसु कर रहे हैं ना बेटा, तो उसमें यूरिया होता है, यूरिया यूरिक एसिड, उसमें भी नाइट्रोजन होता है। वो फिर कहां जाता है? सुसु, वो मिट्टी में चला जाता है। फिर मिट्टी से या तो वो पौधों से अवशोषित हो जाते हैं सीधे तौर पर, या फिर बेटा जीवाणु द्वारा उसको गैस में परिवर्तित कर दिया जाता है। फिर ये दूसरा तरीका होता है कि जो नेचुरल होता है, प्राकृतिक तौर पर नेचुरल भी होता है, यानी अगर जीव जंतु ना हो ना तो भी नाइट्रोजन फिक्स रहेगा। कैसे? तो जो बिजली कड़कती है ना बेटा, आपने देखा होगा बारिश के दिनों में बिजली अरे मैं तो कुछ बहुत अच्छा बना देता हूँ, शिट, तो ऐसे करके बिजली का साइन बनाते हैं ना, मान लो यार ऐसे, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बिजली कड़कती है तो उसमें भी क्या होता है, जब बारिश होती है तो बादल से बिजली कड़कती है तो उन बिजली से भी बेटा नाइट्रोजन फिक्स होता है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, वायुमंडल त्वरित द्वारा, त्वरित मतलब बिजली, नाइट्रोजन स्थिरीकरण हो जाता है और मिट्टी में फिर बारिश से वो नीचे आ जाती है और बारिश से फिर मिल जाती है। इस तरीके से नाइट्रोजन का बेटा यहाँ पर साइकिल हो जाता है। तो ये हमारे पास जो पार्ट था लगभग हमने 1 घंटे में कवर कर लिया है। अभी आपको भी पता है कि किसी भी पार्ट को हम 1 से 1.25 घंटे में कंप्लीट कर सकते हैं।
पूरे पाठ को अगर अभी तक आप लोग सुन रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको पाठ समझ में आ गया होगा। कभी कभी मैंने आपको पढ़ाते वक्त थोड़ा तेजी से बोल दिया बेटा, तो आप उस वीडियो को या उस पोर्शन को रिवाइंड कर लेना, जिससे कि आप आसानी से चीजों को समझ सकें। चलिए मिलते हैं हम आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए एंड ध्यान रखें। अगर अभी तक आप चैनल पर बने हुए हैं, अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने वीडियो को पसंद की है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना है तो कर ले, और अगर डिसलाइक भी करते हो वीडियो को तो प्लीज कमेंट करके जाएं कि आपने इस वीडियो को डिसलाइक क्यों किया, सो दैट हम आने वाली वीडियो में उसको इंप्रूव करें। कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, पर प्लीज फालतू के मैसेजेस ना करें, क्योंकि रिस्पॉन्सेज आपको सिर्फ पॉजिटिव या नेगेटिव जो फीडबैक्स होंगे उनसे रिलेटेड ही मिलेंगे, या आपके क्वेरी से रिलेटेड। हाय हेलो वाले मैसेजेस कम से कम करना बच्चों, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि सभी मैसेजेस को रीड किया जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, और बाकी तो आपको पता ही है, पता है ना। चलो तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।